चैप्टर आपका बैंकिंग है और इंपॉर्टेंट और आसान चैप्टर है। चलो देखो क्या देखना है इसमें। आपको दो बैंक के बारे में पढ़ना है, एक कमर्शियल बैंक और दूसरा सेंट्रल बैंक। इन दो बैंक्स के बारे में आपको इस चैप्टर में पढ़ना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम कमर्शियल बैंक के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। देखो क्या है कमर्शियल बैंक। तीन बातें बोलूंगा मैं टोटल। पहला, एक ऐसा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो एक्सेप्ट करेगा डिपॉजिट, मतलब लोगों की जमा को स्वीकारेगा। वित्तीय संस्थान जिसका काम क्या है, लोगों के डिपॉजिट को एक्सेप्ट करना, जमा को स्वीकारना, लोगों को लोन एडवांसिंग करना, लोन उधार देना, और इन्वेस्टमेंट करना, इन्वेस्टमेंट निवेश करना। और किस पर्पस के लिए ये सारे काम वो कर रहा है? ये सारे काम वो प्रॉफिट कमाने के लिए कर रहा है। तो इस तरीके के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को बैंक कहते हैं, ठीक है। यहां तक पहले ये भी क्लियर कर लो कि हर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बैंक नहीं होता है। एग्जामिनर ने एक बार क्वेश्चन पूछा कि क्या सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बैंक होते हैं? नहीं, तीनों फंक्शन प्ले करेंगे, डिपॉजिट एक्सेप्टिंग, ग्रांटिंग लोन एंड इन्वेस्टमेंट, तब जाके बैंक बनेगा। जैसे LIC है तो वो डिपॉजिट एक्सेप्टिंग नहीं करता है ना, या मुथूट फाइनेंस है तो मुथूट फाइनेंस फाइनेंसिंग करता है लेकिन डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करता। तो अगर कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो तीनों काम कर ले, डिपॉजिट भी एक्सेप्ट करता हो, लोन भी ग्रांट करता हो, इन्वेस्टमेंट भी करता हो, और पर्पस क्या है उसके पीछे? प्रॉफिट, तो उस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को आप किस चीज का नाम दोगे? कमर्शियल बैंक का। कई सारे एग्जांपल आपने कमर्शियल बैंक के देख रखे हैं, पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कई सारे एग्जांपल्स हैं ऐसे, ठीक है। अच्छा, एक चीज और समझना कमर्शियल बैंक के बारे में। कमर्शियल बैंक प्रॉफिट कैसे अर्न करता है? कमर्शियल बैंक के प्रॉफिट को स्प्रेड बोलते हैं, स्प्रेड, विस्तार, ठीक है। होता क्या है, कमर्शियल बैंक जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है, उस रेट ऑफ इंटरेस्ट को बोरोइंग रेट कहते हैं। बोरोइंग रेट, कि भाई कमर्शियल बैंक ने इस रेट पे पैसा पब्लिक से उठाया, मतलब बोरो किया, उधार लिया। और जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कमर्शियल बैंक पब्लिक को लोन देता है, उसे लेंडिंग रेट कहते हैं, ठीक है। और लेंडिंग रेट में से अगर आप बोरोइंग रेट माइनस कर दोगे तो जो गैप निकल के आएगा वही गैप स्प्रेड कहलाता है, और वही कमर्शियल बैंक का प्रॉफिट भी है। सपोज पब्लिक से कमर्शियल बैंक 3% पे डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रहे हैं और पब्लिक को लोन दे रहा है 5% पे, तो कितने का स्प्रेड हो रहा है? 2%। तो वही 2% क्या है? कमर्शियल बैंक का प्रॉफिट है, या उसी को स्प्रेड बोलते हैं। ये बात भी ठीक है सबको। दूसरी चीज आपको यह भी ध्यान देनी है कि भाई कमर्शियल बैंक ना किसी भी इकोनॉमी के लिए बैकबोन होता है। अगर कमर्शियल बैंक नहीं है तो इकोनॉमी को अपने फंक्शन को प्ले करना बड़ा मुश्किल होगा। समझने वाली बात यह है देखो, जो पब्लिक है जो पैसे बचा रही है, वो पैसा पब्लिक कहां पे डिपॉजिट करती है? बैंक में। और बैंक उन पैसों से लोन क्रिएट करके इन्वेस्टर को लोन दे देता है पैसे इन्वेस्ट करने के लिए। इन्वेस्टर आगे पैसे इन्वेस्ट करता है, इंडस्ट्री लगती है, इकोनॉमी चलती है, प्रोडक्शन होता है, एम्प्लॉयमेंट मिलता है लोगों को, देश काम कर पाता है। अगर बैंक ना हो तो जो पब्लिक है उसके बचाए हुए पैसे उसकी जेब में रह जाएंगे, और जो इन्वेस्टर है उसको लोन मिल नहीं पाएगा, और रिजल्ट ये कि इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, इकोनॉमी नहीं चल पाएगी, ठीक है। तो याद रखिए कमर्शियल बैंक को बैकबोन ऑफ इकोनॉमी कहा जाता है, ठीक है। यहां तक चलो। उसके बाद कमर्शियल बैंक के दो फंक्शन होते हैं, प्राइमरी फंक्शन एंड सेकेंडरी फंक्शन। सेकेंडरी फंक्शन इकोनॉमिक्स का पार्ट नहीं है, बुक में लिखा हुआ है लेकिन जनरली नहीं आता है, तो उसे आप देख लेना एक बार खुद ही। जो प्राइमरी फंक्शन है कमर्शियल बैंक का प्राथमिक कार्य, इसे गौण कार्य भी बोलते हैं प्राइमरी फंक्शन को। इसमें दो चीजें होती है। कमर्शियल बैंक दो मेन फंक्शन प्ले करता है, एक डिपॉजिट को एक्सेप्ट करना और दूसरा पब्लिक को लोन देना। ये कमर्शियल बैंक के दो प्राइमरी फंक्शन से मेन फंक्शन है। क्या बात है यहां तक? डिपॉजिट एक्सेप्ट करने के लिए कमर्शियल बैंक तीन रास्ते यूज करता है। पहला, करंट अकाउंट डिपॉजिट। करंट अकाउंट डिपॉजिट को डिमांड डिपॉजिट या चेकेबल डिपॉजिट भी बोलते हैं। यह डिपॉजिट कैसा होता है, किसका होता है? करंट अकाउंट हमेशा बिजनेसमैन खुलवाता है अपना, ठीक है। करंट अकाउंट का सीन क्या है कि बिजनेसमैन अपने पैसे वहां पे डिपॉजिट कर देगा, और जैसे ही बिजनेसमैन को जरूरत होगी वो बैंक से चेक के थ्रू से विड्रॉल कर लेगा। जैसे ही जरूरत होगी तुरंत विड्रॉल कर लेगा, और जितनी बार दिन में जरूरत होगी उतनी बार विड्रॉल करेगा, जितनी बार मन करेगा उतनी बार डिपॉजिट करेगा, ठीक है। और इस वजह से इसे क्या बोला गया? करंट अकाउंट, क्योंकि अमाउंट ऑफ विड्रॉल और टाइम्स ऑफ विड्रॉल पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जितनी बार मन करे, जितना पैसा मन करे उतना वो विड्रॉल कर सकता है, करंट अकाउंट वाला, जिसको आपने डिमांड डिपॉजिट या चेकेबल डिपॉजिट भी बोला है, ठीक है। इस पे बैंक डिपॉजिटर को कोई इंटरेस्ट नहीं देगा। क्यों नहीं देगा इंटरेस्ट? क्योंकि वो पैसा छोड़ कर रहा है, तुरंत डाल रहा है अकाउंट में, तुरंत निकाल रहा है, तो बैंक कोई ब्याज नहीं देगा इस पे,
ठीक है, इतना सा। उसके अलावा इन अकाउंट होल्डर्स को ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी भी मिलती है। ओवरड्राफ्ट उम्मीद है आप जानते हो, बैंक में जितना आपका बैलेंस है उससे ज्यादा विड्रॉ कर सकते हो आप, इसको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी कहते हैं। और ये किसको देती है? गवर्नमेंट, करंट अकाउंट डिपॉजिट्स को। ठीक है यहां तक। दूसरा तरीका, बैंक का दूसरा तरीका जिससे बैंक लोगों के पैसों को एक्सेप्ट करती है, वो है टर्म डिपॉजिट या टाइम डिपॉजिट, हिंदी सावधिक जमा या निश्चितकालीन जमा। नाम से ही क्लियर है, ये वो डिपॉजिट है जिसमें डिपॉजिटर एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए, एक निश्चित समय के लिए पैसे जमा करता है। ठीक है, और इस पे इंटरेस्ट उसे क्या मिलेगा? हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, बैंक उसे ऊंचा ब्याज देगा। ठीक है, और अगली चीज कि डिपॉजिटर के पास ये सुविधा नहीं है कि वो पैसे क्या कर सके? विड्रॉल कर सके। ठीक है, टाइम पीरियड पूरा होने के बाद ही विड्रॉल करेगा, उसे चेकेबल फैसिलिटी, चेक द्वारा निकालने की सुविधा या पैसे निकालने की सुविधा नहीं मिलेगी। क्लियर बात? अगली चीज कि इंडिया है, जो आप दिखाओ वो दोनों ही चीजें एक ही चीज में चाहिए। तो कुछ अकाउंट होल्डर ऐसे हैं जो कहते हैं हमें कोई ऐसा अकाउंट दिखाओ जिसमें फिक्स डिपॉजिट और करंट डिपॉजिट दोनों के फीचर पाए जाए। ठीक है, तो उनके लिए जो अकाउंट बनाया गया वो क्या है? सेविंग डिपॉजिट, बचत जमा। ठीक है, हाइब्रिड सिस्टम है ये। हाइब्रिड समझते हो ना, मिक्सचर है किसका? करंट और फिक्स, दोनों का मिक्सचर है ये। इसमें दोनों की ही फीचर्स होंगे, दोनों की विशेषता होगी। आप डिपॉजिट भी कर सकते हो, विड्रॉल भी कर सकते हो, लेकिन नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी और अमाउंट ऑफ विड्रॉल पे रिस्ट्रिक्शंस होंगे। कितनी बार निकालना है, कितना निकालना है, इस पे प्रतिबंध होगा। ब्याज मिलेगा आपको, लेकिन कम मिलेगा, जितना फिक्स वाले को मिल रहा था उससे कम मिलेगा। बोलो क्लियर है? इन तीन तरीकों से बैंक क्या कर सकता है? पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकता है। उसके अलावा बैंक पब्लिक को लोन भी देता है। लोन देता किस प्रोसेस को फॉलो करके है वो मैं बता रहा हूं अभी, लेकिन उससे पहले बैंक पब्लिक को 3 टाइप से लोन ग्रांट करता है। देखो क्या क्या है उधार देने के तरीके। कैश क्रेडिट, कैश क्रेडिट नगद उधार। इसमें क्या होता है? बैंक कुछ मॉर्गेज रखवा लेगा, कुछ मतलब आपका शेयर्स, डिवेंचर, बॉन्ड्स कुछ आपसे गिरवी रखवा लेगा, फिर आपको लोन देगा। कैश क्रेडिट। डिमांड लोन, जैसे डिमांड डिपॉजिट होता है कि पब्लिक ने जमा किया, जैसे जरूरत पड़ेगी विड्रॉल कर लेगा, वैसे डिमांड लोन होता है। बैंक ने आपको लोन दिया और जैसे बैंक को जरूरत पड़ेगी बैंक आपसे लोन क्या कर लेगा? वापस ले लेगा, तो उसे डिमांड लोन बोलते हैं। एक होता है शॉर्ट टर्म लोन, जो हम जनरली हम अपने पर्पस के लिए जो लोन लेते हैं, शॉर्ट टर्म लोन। बैंक आपसे कुछ मॉर्गेज रखवाएगा, कुछ गिरवी रखवाएगा और आपको छोटे समय के लिए लोन देगा, इट्स कॉल्ड शॉर्ट टर्म लोन। इन 3 तरीकों से बैंक पब्लिक को लोन देता है। बोलो क्लियर है? आओ पहले से रीड करते हैं और उसके बाद देखते हैं कि मनी क्रिएशन, जिसका एक और नाम है क्रेडिट क्रिएशन, हिंदी में साख सृजन, कि भाई बैंक जब लोन देता है ना पब्लिक को तो इसी प्रोसेस को फॉलो करके देता है। क्रेडिट क्रिएशन या मनी क्रिएशन को फॉलो करके कमर्शियल बैंक पब्लिक को लोन देता है। तो वो क्रेडिट क्रिएशन या मनी क्रिएशन कैसे काम करता है वो समझेंगे, पहले इसको रीड कर लो। देखो क्या लिखा है? कमर्शियल बैंक इज एन इंस्टीट्यूशन, संस्था है, विच परफॉर्म फंक्शन ऑफ एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, जमा स्वीकारेगा और क्या करेगा? ग्रांटिंग लोन, लोन देगा। किस पर्पस के लिए? और मेकिंग इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट भी करेगा और इसके पीछे पर्पस क्या है उसका? प्रॉफिट। ठीक है, इलाहाबाद बैंक, कैनरा बैंक, पंजाब नेशनल बैंक एग्जांपल। फंक्शन प्राइमरी, सेकेंडरी हम नहीं पढ़ रहे हैं। एक्सेप्टिंग डिपॉजिट और एडवांसिंग लोन। डिपॉजिट कैसे एक्सेप्ट करेगा? करंट अकाउंट डिपॉजिट, जिसको डिमांड डिपॉजिट या फिर चेकेबल डिपॉजिट भी बोलते हैं। ठीक है, फिक्स डिपॉजिट या टाइम डिपॉजिट या टर्म डिपॉजिट दूसरा, और तीसरा क्या है? सेविंग डिपॉजिट। ठीक है, और लोन, लोन कैसे देगा बैंक? 3 तरीकों से, कैश क्रेडिट, डिमांड लोन और शॉर्ट टर्म लोन। इतना सबको क्लियर? अब आओ कमर्शियल बैंक लोन कैसे देता है वो समझते हैं। प्रोसेस का नाम सुना आपने? मनी क्रिएशन या क्रेडिट क्रिएशन। ठीक है, इससे पहले कि मैं आपको ये प्रोसेस समझाऊं, सबसे पहले एक लाइन बता देता हूं। लाइन ये कि जो कमर्शियल बैंक होता है ना, उसके पास जितना इनिशियल डिपॉजिट आता है, इनिशियल डिपॉजिट, प्रारंभिक जमा, उससे वो कई टाइम्स ज्यादा पब्लिक को लोन ग्रांट करता है। कमर्शियल बैंक के पास जो इनिशियल डिपॉजिट आता है, प्राइमरी डिपॉजिट उसके पास जो होता है, उससे कई गुना ज्यादा वो पब्लिक को लोन देता है। देखो बच्चा पूछ रहा है इनिशियल डिपॉजिट क्या है, मैं बताता हूं इनिशियल डिपॉजिट किसे कहते हैं। पब्लिक जब कैश की फॉर्म में बैंक्स में जाके पैसे जमा करती है, जब आप और हम कैश की फॉर्म में बैंक में पैसे जमा करते हैं, तो उसी कैश डिपॉजिट को हम क्या बोलते हैं? इनिशियल डिपॉजिट, प्रारंभिक जमा। ठीक है, मैं जिस एग्जांपल के थ्रू समझाने वाला हूं, मान लो उसमें इनिशियल डिपॉजिट, प्रारंभिक जमा 1000 करोड़ का है।
ठीक है जी। एक बैंक में इनिशियल डिपॉजिट कितना हो गया? 1000 करोड़। और तुम देखना, जब मैं अभी तुम्हें क्रेडिट क्रिएशन या मनी क्रिएशन समझा दूंगा तो उसमें देखना कि इस 1000 करोड़ से कई गुना ज्यादा, कई टाइम्स ज्यादा क्रेडिट क्रिएशन हुआ होगा। ठीक है, तो एक तो ये बात क्लियर बात है यहां तक। दूसरी बात कि अगर आपको क्रेडिट क्रिएशन के प्रोसेस को समझना है तो 3 अजम्पशंस को समझना होगा। पहला अजम्पशन ये कि देश में जितने भी कमर्शियल बैंक हैं सब एक ही यूनिट है, सबको एक ही ऑर्गेनाइजेशन है जिसे आप सेंट्रल बैंक बोलते हो, वो कंट्रोल करता है। मतलब सारे कमर्शियल बैंक अलग अलग नहीं है। पंजाब नेशनल, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इलाहाबाद बैंक, ये सब अलग नहीं है। ये सब क्या है? एक ही है, एक यूनिट। अजम्पशन नंबर फर्स्ट, अजम्पशन फर्स्ट। अजम्पशन नंबर सेकंड कि जितने भी ट्रांजैक्शंस होंगे, जितने भी लेन देन होंगे ना, ठीक है, वो कैश की फॉर्म में नहीं होंगे। सारे ट्रांजैक्शन किस फॉर्म में होंगे? चेक की फॉर्म में होंगे। ये आपको ध्यान रखना है कि कोई भी ट्रांजैक्शन कैश की फॉर्म में नहीं होगा, क्योंकि अगर कैश का ट्रांजैक्शन होगा तो क्रेडिट क्रिएशन का प्रोसेस आप समझ नहीं पाओगे। ठीक है, तो सारे लेन देन कौन सी फॉर्म में हो रहे हैं? चेक की फॉर्म में, या अकाउंट टू अकाउंट ट्रांजैक्शन हो रहा है, कैश नहीं है, अगर क्रेडिट क्रिएशन को आपको समझना है। 2 बातें। और तीसरी बात, एक टर्म आपको समझना पड़ेगा, LRR, LRR, लीगल रिजर्व रेशियो। ध्यान देना, सेंट्रल बैंक के कहने पर कमर्शियल बैंक अपने इनिशियल डिपॉजिट का कुछ परसेंट, जितना सेंट्रल बैंक बताएगा उतना परसेंट अपने ही पास रिजर्व बनाकर रख लेता है। सेंट्रल बैंक के कहने पर कमर्शियल बैंक अपने डिपॉजिट का, इनिशियल डिपॉजिट का कुछ परसेंट रिजर्व बनाकर रखता है। ठीक है, सुना आपने क्या कहा मैंने? और उसी परसेंटेज को, जो कौन किसको बता रहा है? सेंट्रल बैंक बता रहा है कमर्शियल बैंक को कि तुझे अपने डिपॉजिट का इतना परसेंट रिजर्व बनाना है, और उसी रिजर्व को क्या बोलते हैं? LRR। मैं आगे क्लियर करूंगा कि LRR में 2 टाइप के रिजर्व और भी होते हैं, लेकिन 2 टाइप के मैं बताऊंगा, CRR और SLR। आपके सिलेबस में ये 2 है। ठीक है, एक और भी होता है जो सेंट्रल बैंक, कमर्शियल बैंक बनाता तो है लेकिन सेंट्रल बैंक के कहने पे नहीं बनाता। ठीक है, वो VCR होता है, वॉल्ट कैश रिजर्व। वो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है तो मैं आपको नहीं बताऊंगा, और वो वैसे भी कमर्शियल बैंक अपनी मर्जी से बनाता है। सेंट्रल बैंक के कहने पे 2 ही है, CRR और SLR। ठीक है, ये दोनों LRR के पार्ट है। देखो, LRR, लीगल रिजर्व रेशियो, वैधानिक आरक्षित अनुपात। पहला क्वेश्चन किसके कहने पे बनता है? सेंट्रल बैंक के कहने पे। दूसरा क्वेश्चन कौन बनाता है? कमर्शियल बैंक। तीसरा क्वेश्चन किस पे बनाता है? इनिशियल डिपॉजिट पे बनाता है। पक्का? सपोज मैं मान लेता हूं हमारे इस एग्जांपल में LRR 20%। ठीक है, 3 अजम्पशन, सारे बैंक एक है। ठीक है, जितने ट्रांजैक्शन होंगे सब चेक की फॉर्म में होंगे, और LRR बताएगा कमर्शियल बैंक को सेंट्रल बैंक। सपोज LRR 20%। अगर आपके पास इनिशियल डिपॉजिट और LRR गिवन है तो इसी के बिहाफ पर क्रेडिट क्रिएशन का प्रोसेस होता है। देखो कैसे होता है प्रोसेस। डिपॉजिट, इनिशियल डिपॉजिट कितने का आया? 1000 करोड़ का। ठीक है, LRR 20% था, और लोन। ठीक है, देखो 1000 करोड़ डिपॉजिट आया सारे बैंक्स को मिलाकर। कमर्शियल बैंक को सेंट्रल बैंक ने बोला 20% तो रिजर्व बना ले, तो 1000 करोड़ का 20% मतलब 200 करोड़ का क्या बनाना पड़ गया? रिजर्व। और जो बचे हुए 800 करोड़ है वो बैंक लोन दे सकता है। क्लियर बात है यहां तक? अब जरा ध्यान से सुनना, जो बंदा लोन लेगा, पहली बात तो उसका उस बैंक में अकाउंट होना चाहिए। दूसरी बात, बैंक लोन कैश की फॉर्म में काउंट करके देगा नहीं। बैंक बोलेगा जा भैया तूने लोन लिया है ना, तेरे अकाउंट में हमने ये पैसे क्या कर दिए? क्रेडिट कर दिए। ठीक है, अब वो लोन लेने वाला बंदा वो फ्री है, कभी भी इस पैसे को अपने अकाउंट से निकलवा सकता है, कैश की फॉर्म में नहीं, चेक की फॉर्म में। अब जैसे उसको कोई नीड होगी, सपोज ये लोन, फॉर एग्जांपल माइक्रो का एग्जांपल दे रहा हूं, मान लो ये लोन मैंने लिया, ये 800 करोड़ का लोन मैंने लिया। ठीक है, अब मुझे जरूरत पड़ गई पैसों की, तो मैं इसे चेक की फॉर्म में विड्रॉ करूंगा। और जरूरत क्या पड़ी, मान लो मुझे घर खरीदना है। ठीक है, अब घर खरीदना है तो वो 800 करोड़ का चेक मैं घर वाले को पेमेंट करूंगा ना, जिससे मैं घर खरीद रहा हूं, इससे मैंने खरीदा है घर, तो मैं वो 800 करोड़ का चेक किसको दे दूंगा? इसको। घर बदले में मुझे मिल गया। अब ये चेक का क्या करेगा? बैंक में जमा करने जाएगा। सारे बैंक तो एक ही हैं, तो बैंक के पास पैसे पहुंचे। बैंक के पास जब चेक की फॉर्म में पैसे पहुंचे, इट्स कॉल्ड सेकेंडरी डिपॉजिट, द्वितीयक जमा। 800 करोड़ का सेकेंडरी डिपॉजिट आ गया बैंक में। क्या हुआ सबको?
बैंक में कितना आ गया सेकेंडरी डिपॉजिट 800 करोड़, और बैंक वही प्रोसेस फिर करेगा। अब 800 करोड़ का कितना परसेंट 20%, 800 करोड़ का 20% मतलब 160 बैंक LRR बना लेगा और बचे हुए 640 रुपए बैंक लोन दे देगा किसी को का मतलब मैं माइक्रो में किसी को का बोल दे रहा हूं, मैक्रो में तो हम ये कहेंगे कि इकोनॉमी में अलग अलग बंदे को बैंक लोन दे देगा। और सबके साथ फिर से वही सीन, कैश की फॉर्म में नहीं दिया जाएगा। कौन सी फॉर्म में दिया जाएगा? चेक अकाउंट में डाल दिया जाएगा। जिसको जरूरत है वो चेक की फॉर्म में विड्रॉ करेगा, किसी को चेक की फॉर्म में पेमेंट करेगा, जिसको चेक मिलेगा वो लेके बैंक पहुंचेगा, फिर बैंक में 640 का डिपॉजिट पहुंचेगा, सेकेंडरी डिपॉजिट, उसे भी सेकेंडरी बोलेंगे। चेक की फॉर्म में जो पहुंचेगा वो सेकेंडरी द्वितीयक जमा, और कैश की फॉर्म में जो पहुंचा वो प्राइमरी था। ठीक है, और ये प्रोसेस बार बार चलेगा। कब तक चलेगा? हमने 2 राउंड दिखा दिया, अब कब तक चलेगा? चलता जाएगा जब तक ये इनिशियल डिपॉजिट में कितने रुपए थे? 1000 रुपए ना, वो धीरे धीरे सारा कहां ना पहुंच जाए? LRR में। देख रहे हो, पहले LRR में 200 रुपए चला गया रिजर्व में, फिर 160 चला गया, फिर कुछ जाएगा, फिर कुछ जाएगा। इस तरीके से टोटल 1000 करोड़ जो थे वो कहां आ जाएंगे? इनिशियल डिपॉजिट में। जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक ये प्रोसेस चलता रहेगा। ठीक है, अब ये देखना है कि कितना क्रेडिट क्रिएशन हुआ। तो देखो कितना क्रेडिट क्रिएशन हुआ वो बताता है मनी मल्टीप्लायर, हिंदी मुद्रा गुणक। ठीक है, अगर कोई पूछता है डिफाइन मनी मल्टीप्लायर तो आप बता देना कि मनी मल्टीप्लायर ये रिप्रेजेंट करता है कि इनिशियल डिपॉजिट के कितने टाइम्स क्रेडिट क्रिएशन हुआ है। ठीक है ना, और मनी मल्टीप्लायर निकालते कैसे हैं? 1/LRR। जैसे मैंने लिख रखा है कि 20% था ना हमारा LRR, तो आप देखो करो 1/20%, तो सॉल्व करोगे तो 5 टाइम्स। हमें पता लग गया कि कितने टाइम्स क्रेडिट क्रिएशन होने वाला है, 5 टाइम्स। अच्छा, एक छोटी सी चीज और सुन लो, अगर मैं यहां पे LRR 10% रखता, अभी 20 था ना, 10 रखता, जरा कैलकुलेट करो, 1/10%, तो 1/10% मतलब 0.1, 1/0.1, पॉइंट ऊपर 10 टाइम्स। तुमने देखा क्या कह रहा हूं मैं? LRR 20% था तो 5 गुना, 5 टाइम्स। LRR 10% हुआ तो 10 गुना, 10 टाइम्स। मतलब क्या? LRR जितना कम होगा मल्टीप्लायर उतना, और अगर LRR ज्यादा है तो मल्टीप्लायर, और मल्टीप्लायर ही तो बताएगा कितना क्रेडिट क्रिएशन होने वाला है। तो मतलब अगर एक छोटा सा टॉपिक और आप सीख गए यहां पे 3 मार्क्स का, LRR और क्रेडिट क्रिएशन में इनवर्स रिलेशन होता है। LRR ज्यादा तो मल्टीप्लायर कम और क्रेडिट क्रिएशन भी कम। LRR कम, मल्टीप्लायर ज्यादा, क्रेडिट क्रिएशन ज्यादा। समझ रहे हो मुझे अच्छे से ना? ठीक है, तो अब मेरे इस एग्जांपल में 1000 करोड़ से 5 टाइम्स मतलब कितना? 5000 करोड़ का क्रेडिट क्रिएशन होगा। तो मैं डिपॉजिट की टोटलिंग डाल देता हूं 5000 करोड़। ठीक है, उसमें से 1000 करोड़ तो LRR में चले गए, तो मतलब जो 4000 करोड़ रुपए है वो कहां चला गया? वो लोन में चला गया। बोलो ठीक हो? किसी को कोई तकलीफ नहीं? ठीक है, इस तरीके से ये क्रेडिट क्रिएशन का फंक्शन काम करता है। ठीक है, पक्का? चलो, उसके बाद एक ना बुक में एक चीज लिखी हुई छोटी सी, मैं बता ही देता हूं कि कमर्शियल बैंक को पूरे पैसे रख लेने चाहिए ना रिजर्व। जितना पैसा पब्लिक ने जमा किया 1000 करोड़, पूरे 1000 करोड़ रखने चाहिए। वो कुछ परसेंट ही क्यों रखता है? देखो मेरी बात समझो, कमर्शियल बैंक एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, वित्तीय संस्थान। अभी 1000 करोड़ आए जिससे आप प्रोसेस सीख रहे हो, उसके बाद और भी तो लोग डिपॉजिट कर रहे होंगे ना, तो उसके पास पैसा फिर आ जाएगा, दूसरों के पैसों से उस बंदे की पेमेंट कर देगा, तो इसलिए कुछ परसेंट रख के काम चल जाता है। एक बात। दूसरी बात यह कि कमर्शियल बैंक की अजम्पशन होती है कि सारे डिपॉजिटर वन टाइम में विड्रॉल नहीं करेंगे। जितने भी लोग पैसे जमा कर रहे हैं सब एक ही बार में पैसा विड्रॉ नहीं करेंगे, इसलिए कमर्शियल बैंक आरबीआई के कहने पर कुछ परसेंट ही रिजर्व बनाता है, जिसको आपने किसका नाम दिया है? LRR, हिंदी लीगल रिजर्व रेशियो, इंग्लिश हिंदी वैधानिक आरक्षित अनुपात। बोलो ठीक है सबको ये? चलो जी, अब समझना सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक क्या है? आपकी कंट्री के कमर्शियल बैंक को और आपकी कंट्री के मॉनेटरी स्ट्रक्चर को, मौद्रिक ढांचे को और बैंकिंग सिस्टम को जो ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल करेगी, ये देखो वर्ड यहां पे यूज किया गया, कंट्रोल, ऑपरेट्स, रेगुलेट्स एंड डायरेक्ट। किसको? बैंकिंग सिस्टम को और मॉनेटरी स्ट्रक्चर को।
मॉनेटरी स्ट्रक्चर, मौद्रिक ढांचा, बैंकिंग सिस्टम को कंट्रोल, रेगुलेट, ऑपरेट और डायरेक्ट करने वाले अपेक्स इंस्टीट्यूशन को, सबसे बड़ी संस्था को ही हम क्या नाम देंगे? सेंट्रल बैंक। हर देश का अपना सेंट्रल बैंक होता है, एक ही होता है, हमारा भी है। हमारे सेंट्रल बैंक का नाम क्या है? आरबीआई। आरबीआई स्टैब्लिश कब हुआ? 1 अप्रैल 1935 को। आरबीआई के लिए एक्ट कब आया? 1934 को। बोलो, इतना क्लियर सबको? कोई डाउट नहीं यहां तक? क्या है सेंट्रल बैंक? पता चला? अपेक्स बॉडी, सर्वोच्च संस्था, जो क्या करेगी? जो रेगुलेट करेगी, कंट्रोल करेगी, ऑपरेट करेगी, डायरेक्ट करेगी। किसको? और मॉनेटरी स्ट्रक्चर को। सबका अपना अपना सेंट्रल बैंक होता है, हमारा भी है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई। ठीक है, डन। अब हमारे सिलेबस का पार्ट है कि सेंट्रल बैंक के फंक्शन क्या होते हैं, क्या क्या काम करता है सेंट्रल बैंक। देखो, बहुत सारे काम है और बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। पहला, करेंसी अथॉरिटी और बैंक ऑफ इश्यू। ठीक है, मुद्रा प्राधिकरण कार्य या निर्गमन बैंक का कार्य, निर्गमन बैंक या मुद्रा प्राधिकरण कार्य, जरा समझना। फर्स्ट फंक्शन, इंपॉर्टेंट फंक्शन, एक कंट्री के सेंट्रल बैंक के पास ये अथॉरिटी होती है कि वो करेंसी प्रिंट करेगा। 1 रुपए के नोट, क्या हुआ? 1 रुपए के सिक्के के अलावा 1 रुपए, कोई बात नहीं, फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक, फंक्शन ऑफ आरबीआई। ठीक है, ठीक है। तो क्या कह रहा था मैं? करेंसी अथॉरिटी फंक्शन है बैंक ऑफ इशू। क्या कह रहा था मैं? कि हर कंट्री के सेंट्रल बैंक के पास ये अथॉरिटी है कि वो करेंसी प्रिंट करेगा। 1 रुपए के नोट और सिक्कों को छोड़कर सारी करेंसी सेंट्रल बैंक ही प्रिंट करेगा। ठीक है, 1 रुपए के नोट और सिक्के किसकी जिम्मेदारी? वित्त मंत्रालय की, फाइनेंस मिनिस्ट्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी। इतना क्लियर? और एक बड़ी बात और कि सेंट्रल बैंक जो भी पैसा इशू करता है ना, वो खुद सेंट्रल बैंक के ऊपर वो पैसा मॉनेटरी लायबिलिटी बन जाती है, मौद्रिक देनदारी। वजह देखो, सेंट्रल बैंक का रूल क्या होता है कि जितनी वो करेंसी प्रिंट करेगा उतना ही एसेट्स उसको क्या करना पड़ेगा? रिजर्व में रखना पड़ेगा। ठीक है, ताकि उस पेपर नोट की वैल्यू हो। एक बात बताओ ना, सेंट्रल बैंक ने 2000 का नोट प्रिंट कर दिया तो क्या है? वो तो कागज का टुकड़ा है ना, फिर भी हमें उसे फाड़ने में दर्द क्यों होता है? वजह कि वो 2000 रुपए की जो करेंसी है ना, वो गवर्नमेंट अथॉरिटी देती है कि इससे आप अपनी कोई भी 2000 की लायबिलिटी उतार सकते हो। कैसे उतार सकते हो? क्योंकि गवर्नमेंट ने जब इसको प्रिंट किया तो उसके अगेंस्ट क्या रख रखा है रिजर्व में? एसेट्स। समझ गए मेरी बात? तो सेंट्रल बैंक जितनी भी करेंसी प्रिंट करेगा वो करेंसी खुद सेंट्रल बैंक के ऊपर क्या बन जाएगी? मॉनेटरी लायबिलिटी बन जाएगी, मौद्रिक देनदारी बन जाएगी। क्यों बन जाएगी पता लगा? क्योंकि उसे एसेट्स रिजर्व में रखना पड़ता है। क्यों रखना पड़ता है ये पता लगा? ताकि पब्लिक का ट्रस्ट करेंसी के ऊपर बना रहे। अगर नहीं होता ये रूल तो पाकिस्तान का सेंट्रल बैंक, वहां पे क्राइसिस है ना, छाप लेता पैसे, छाप लेता ना पैसे, तो फिर उस पेपर की कोई वैल्यू नहीं होती ना। उनके पास एसेट्स नहीं है रिजर्व में रखने के लिए, तो वो करेंसी प्रिंट नहीं कर सकते और इसलिए वहां पे शॉर्टेज ऑफ मनी है, इन्फ्लेशन है, जो भी समस्याएं हैं। बोलो क्लियर सबको? कैश होता है, गोल्ड होता है। हाँ जी, करेंसी अथॉरिटी और बैंक ऑफ इशू क्लियर? हर कंट्री के सेंट्रल बैंक के पास ये अथॉरिटी है कि वो क्या करेगा? करेंसी छाप सकता है। 1 रुपए के नोट और सिक्कों को छोड़ के, नोट और सिक्कों की जिम्मेदारी फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास है ना, और बाकी सारी करेंसी सेंट्रल बैंक के पास। लेकिन वो करेंसी सेंट्रल बैंक के ऊपर मौद्रिक देनदारी, मॉनेटरी लायबिलिटी। क्यों? क्योंकि उतने पैसों का उसे क्या रखना पड़ेगा? रिजर्व रखना पड़ेगा। बोलो क्लियर है पहला पॉइंट? दूसरा पॉइंट, बैंक टू द गवर्नमेंट। सेंट्रल बैंक, बड़े मजे ले रहे हो हरिओम तुम। सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट का बैंक होता है। सेंट्रल बैंक किसका बैंक है? गवर्नमेंट का बैंक। गवर्नमेंट का बैंक है तो इस नाते वो गवर्नमेंट के अकाउंट्स को मेंटेन करेगा। गवर्नमेंट को कहां से कितना पैसा मिल रहा है, किसको कितनी पेमेंट करनी है, वो सारे अकाउंट्स कौन मेंटेन करेगा? सेंट्रल बैंक, क्योंकि गवर्नमेंट का बैंकर है वो। गवर्नमेंट का एजेंट भी होता है सेंट्रल बैंक। तो एजेंट होने के नाते अगर गवर्नमेंट को अपनी सिक्योरिटीज, प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय करना है, सेल एंड परचेस ऑफ सिक्योरिटी करनी है, तो उसका एजेंट कौन है? सेंट्रल बैंक ना। तो गवर्नमेंट के लिए उसकी सिक्योरिटीज को खरीदने बेचने का काम कौन करके देगा? सेंट्रल बैंक। बोलो क्लियर है? उसके अलावा गवर्नमेंट का अकाउंटेंट है ना, और एजेंट है और फाइनेंशियल एडवाइजर है, वित्तीय परामर्शदाता। कभी भी देश में अगर इन्फ्लेशनरी या डिफ्लेशनरी की सिचुएशन होगी, स्फीति या विस्फीति, महंगाई या मंदी की सिचुएशन होगी,
क्लियर बात? एडी बड़ा एस से तो इन्फ्लेशन, एडी छोटा एस से तो डिफ्लेशन। तो उस केस में सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट के लिए मॉनेटरी पॉलिसी मेकिंग करता है, मौद्रिक नीतियां बनाता है। सेंट्रल बैंक जो पॉलिसी बनाता है ना, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, सेंट्रल बैंक जो पॉलिसी बनाता है उसे कहते हैं मॉनेटरी पॉलिसी, मौद्रिक पॉलिसी। और गवर्नमेंट बजट के थ्रू जो पॉलिसी बनाती है ना उसको कहते हैं फिस्कल पॉलिसी। ठीक है, तो सेंट्रल बैंक इन्फ्लेशन डिफ्लेशन में गवर्नमेंट के लिए पॉलिसी भी बनाती है और इसलिए वो गवर्नमेंट की फाइनेंशियल एडवाइजर, वित्तीय परामर्शदाता। और एक और बात, अगर कभी भी गवर्नमेंट क्राइसिस में है, पैसों के संकट में है, तो सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट को सिक्योरिटीज रखकर, सिक्योरिटीज मॉर्गेज रखकर लोन भी देती है। ठीक है, लोन देने का भी काम सेंट्रल बैंक करती है गवर्नमेंट के लिए। बोलो क्लियर है यहां तक सबको? चलो, दूसरा फंक्शन हो गया। तीसरा बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजर। बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजर, जैसे कि हमारा बैंक कौन? कमर्शियल बैंक, तो कमर्शियल बैंक का बैंक कौन? सेंट्रल बैंक। समझ गया मेरी बात? और सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक का बैंक होता है। इस बात को समझाने से पहले मैं कुछ चीजें समझाना चाहूंगा। जैसे मैं चाहता हूं आपको पहले टर्म्स पता चले, जैसे रेपो रेट क्या होता है, रेपो दर क्या होता है। अच्छा, रेपो रेट को रीपर्चेस रेट भी बोलते हैं। रीपर्चेस रेट ये क्या होता है? वो रेट ऑफ इंटरेस्ट जिस पर सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंकों को लोन ग्रांट करेगी, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट जिस पर सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को क्या करेगी? लोन देगी। और कौन से पीरियड ऑफ टाइम के लिए? शॉर्ट टर्म के लिए, छोटे टाइम के लिए। पक्का? रेपो रेट या रीपर्चेस रेट। ठीक है, दूसरा क्या है? बैंक रेट भी तुम्हें पता होना चाहिए। मैं चाहता हूं पहले तुम्हें बैंक रेट भी पता चल जाए। वो रेट ऑफ इंटरेस्ट जिस पर सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को लोन देगा लॉन्ग टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए, तो उस रेट ऑफ इंटरेस्ट को क्या बोलते हैं? बैंक रेट। क्या बैंक रेट भी क्लियर है? बैंक रेट का दूसरा नाम डिस्काउंट रेट है। ठीक है, तीसरी तरफ आ जाओ, रिवर्स रेपो रेट भी जरा सुन लो जी। रिवर्स रेपो रेट क्या होता है? अगर कभी कमर्शियल बैंक के पास सरप्लस पैसा है, एक्स्ट्रा पैसा, तो कमर्शियल बैंक वो पैसा क्या करेगा? आरबीआई के पास पार्क कर देगा, डिपॉजिट कर देगा, और इस बार आरबीआई उसे कुछ इंटरेस्ट देगा, और उस इंटरेस्ट को हम क्या बोलते हैं? रिवर्स रेपो रेट या रिवर्स रीपर्चेस रेट। कंफर्टेबल है? लगे तो सारे वर्ड समझ लो। ओपन मार्केट ऑपरेशन, ओपन मार्केट ऑपरेशन, खुले बाजार की प्रक्रिया। मैंने अभी कहा था कि सेंट्रल बैंक एजेंट है गवर्नमेंट का, और इसलिए वो गवर्नमेंट के लिए सिक्योरिटीज का सेल परचेस करता है कमर्शियल बैंक के साथ। और जब सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट की सिक्योरिटी को खरीदने बेचने का काम करता है ना, तो हम कहते हैं देख सेंट्रल बैंक क्या कर रहा है? ओपन मार्केट ऑपरेशन कर रहा है। कंफर्टेबल? LRR अभी आपने सुना था, लीगल रिजर्व रेशियो। सेंट्रल बैंक के कहने पर कमर्शियल बैंकों को कुछ रिजर्व बनाना होता है जिसे LRR कहते हैं। इसमें 2 टाइप की चीजें होती है, एक होता है इसमें CRR, कैश रिजर्व रेशियो, हिंदी नगद आरक्षित अनुपात, और दूसरा SLR, स्टेटूटरी लिक्विडिटी रेशियो, वैधानिक आरक्षित अनुपात। दोनों में क्या अंतर है? दोनों कमर्शियल बैंक को ही बनाने हैं, दोनों आरबीआई के कहने पर ही बनाना है, दोनों इनिशियल डिपॉजिट के परसेंटेज की फॉर्म में बनाना है। लेकिन जो सीआरआर है वो कैश की फॉर्म में रिजर्व बना के सेंट्रल बैंक के पास रख के आना है, और जो एसएलआर है वो लिक्विड एसेट्स की फॉर्म में बनाना है, तरल परिसंपत्ति, ठीक है, और बनाकर रिजर्व अपने पास रखना है। लिक्विड एसेट्स में कैश आता है, गोल्ड आता है, और अनएक्यूम्बर्ड सिक्योरिटीज आती है। कैश और गोल्ड और अनएक्यूम्बर्ड सिक्योरिटी, हिंदी गूगल करें, ठीक है, कंफर्टेबल है यहां तक? दोबारा सुन लो, सीआरआर एसएलआर दोनों किसके पार्ट हैं? एलआरआर, ठीक है, और दोनों किसके कहने पे बनाना है? सेंट्रल बैंक के कहने पे बनाना है, ठीक है। बना के क्या करना है? कौन सी फॉर्म में बनाना है? ये वाला बनाना है कैश की फॉर्म में, ये लिक्विड एसेट्स, ये बना के किसके पास? आरबीआई के पास, ये बना के किसके पास? सेंट्रल बैंक खुद के पास रख ले। बोलो क्लियर है यहां तक? अच्छा, उसके बाद मार्जिन रिक्वायरमेंट भी समझ लो, क्योंकि मैं इन वर्ड्स को समझाने आ गया तो मैं कह रहा हूं निपटा ही लो। मार्जिन रिक्वायरमेंट का मतलब भी समझ लो। सेंट्रल बैंक जब पब्लिक को लोन देता है और लोन देने के लिए जो वो मॉर्गेज गिरवी रखवाता है, दोनों के डिफरेंस को मार्जिन रिक्वायरमेंट कहते हैं। जितना सेंट्रल बैंक पब्लिक को लोन देगा, सॉरी, हाँ देखियो यार, मेरी गलती पकड़ ली बंदे ने, कह रहा है कमर्शियल बैंक, सही कह रहा है। कमर्शियल बैंक जितना पब्लिक को लोन देगा और जितना मॉर्गेज रखवाएगा, ठीक है, तो दोनों के डिफरेंस को क्या बोलेंगे? भैया मुझसे कमर्शियल बैंक ने बोला कि प्रशांत लोन लेने आया, मैंने कहा हाँ जी। कहता है
अपनी ये 10 लाख की प्रॉपर्टी रख दे मॉर्गेज और 8 लाख का लोन ले जा, तो कितने का मार्जिन है? मार्जिन रिक्वायरमेंट, सीमांत आवश्यकता। क्लियर बात सबको? ये सारे टर्म क्लियर है? अच्छा, आ जाओ बैंकर्स बैंक की तरफ। बैंकर्स बैंक, मैंने कहा कि पब्लिक का बैंक कमर्शियल बैंक और कमर्शियल बैंक का बैंक सेंट्रल बैंक। अच्छा जी, बैंकों का बैंक होने के नाते कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक 3 काम करेगा। पहला, कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व। ध्यान दो, कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व। ये क्या होता है? अभी मैंने बोला कि सेंट्रल बैंक के कहने पे कमर्शियल बैंक सीआरआर बनाता है। कौन सी फॉर्म में? कैश की फॉर्म में। और कहां रख के आता है? आरबीआई के पास। और उस कैश का कस्टोडियन, देखभाल रखवाली करने वाला कौन है? सेंट्रल बैंक। तो सेंट्रल बैंक का पहला फंक्शन कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व, कि सेंट्रल बैंक के कहने पर कमर्शियल बैंक जो कैश रिजर्व बनाएगा, बना के आरबीआई के पास रख के आएगा, उस रिजर्व को संभाल के रखना आरबीआई का काम है। बोलो डनो? ठीक है। अगला, लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट, अंतिम ऋणदाता का काम। इधर देखो, इधर ये क्या किया कमर्शियल बैंक ने? पाप कर दिया। 1000 करोड़ के इनिशियल डिपॉजिट से 5000 करोड़ का क्रेडिट क्रिएशन। कमर्शियल बैंक, तेरी ये चालाकी सिर्फ तब तक चलेगी जब तक पब्लिक का ट्रस्ट तेरे ऊपर बना हुआ है। जिस दिन पब्लिक का भरोसा टूटा, सारे डिपॉजिटर एक साथ पैसे निकालने आएंगे और उस दिन तेरे पास पैसे नहीं होंगे, फंस जाएगा तू। तो उस टाइम सिर्फ एक ही बंदा तुझे याद आएगा, कौन? सेंट्रल बैंक। और सेंट्रल बैंक उस टाइम तुझे लोन ग्रांट करेगा, और उसी फंक्शन के, सेंट्रल बैंक के उसी फंक्शन को क्या कहते हैं? लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट, अंतिम ऋणदाता। ठीक है, डनो सब? और अगला, क्लियरिंग हाउस फंक्शन, समाशोधन गृह कार्य। ये क्या है? एक बैंक है पंजाब नेशनल बैंक और एक बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, तो पंजाब नेशनल बैंक का एक कस्टमर था मिस्टर ए, और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एक कस्टमर था मिस्टर बी। बी ने एक चेक दिया मिस्टर ए को, तो मतलब ए के पास स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का चेक आ गया। अब वो ए का अकाउंट कहां है? पंजाब नेशनल में। तो ए वो चेक लेके कहां पहुंचेगा? पंजाब नेशनल। अब पंजाब नेशनल बैंक के पास एक चेक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, एसबीआई का। तो मतलब एसबीआई से पंजाब नेशनल मांगता है पैसे। मान लो 50,000 का चेक था, तो पंजाब नेशनल एसबीआई से 50,000 रुपए मांगता है। तो क्या पंजाब नेशनल सीधा एसबीआई के पास मांगने जाएगा? नहीं। पंजाब नेशनल ये बात किसको इंफॉर्मेशन देगा? आरबीआई को। आरबीआई क्या करेगा? आरबीआई के पास पंजाब नेशनल और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया दोनों का अकाउंट भी है और दोनों का कैश भी है, सीआरआर वाला कैश है ना। तो क्या करेगा आरबीआई? आरबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई का अकाउंट डेबिट कर देगा और पंजाब नेशनल के बैंक का अकाउंट क्या कर देगा? क्रेडिट कर देगा। मतलब कहने का ये कि एसबीआई में से पैसे काट लेगा और पंजाब नेशनल वाले अकाउंट में डाल देगा। और सेंट्रल बैंक इस काम को क्या बोलते हैं? क्लियरिंग हाउस फंक्शन। बोलो क्लियर है सबको? अब आ जाओ, ये समझो कि सेंट्रल बैंक एक बहुत बड़ा काम करता है। काम का नाम है कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई एंड क्रेडिट। बहुत इजीली समझो, तुम्हें पता है कमर्शियल बैंक क्रेडिट क्रिएशन करता है और सेंट्रल बैंक उस क्रेडिट क्रिएशन को कंट्रोल करता है। ठीक है, और जब वो कंट्रोल करता है तो जो कंट्रोल करने के लिए पॉलिसी बनाता है उसी पॉलिसी को क्या बोलते हैं? मॉनेटरी पॉलिसी, मौद्रिक नीति। सेंट्रल बैंक जितनी पॉलिसियां बनाता है उसे मॉनेटरी पॉलिसी बोलते हैं। ठीक है, अब अगर सेंट्रल बैंक ने देखा, मैं सिर्फ एक केस समझा रहा हूं, उल्टा तुम खुद समझ जाओ। अगर सेंट्रल बैंक ने देखा कि कंट्री में इन्फ्लेशन है, एडी ग्रेटर देन एएस, तो इस केस में कंट्री में क्रेडिट क्रिएशन को कम करने की जरूरत है। इस केस में क्रेडिट क्रिएशन को क्या करने की जरूरत है? कम। अब कैसे करे कम? सेंट्रल बैंक क्या क्या करेगा कि क्रेडिट क्रिएशन कम हो जाए? तो सेंट्रल बैंक के पास ये इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ये चीजें हैं, और इसी के हेल्प से क्रेडिट क्रिएशन को कम करेगा, कंट्रोल करेगा। सोचना शुरू करो। पहला, रेपो रेट। मीनिंग मैंने आपको बता दिया। रेपो रेट, क्रेडिट क्रिएशन को कम करवाना ना, क्योंकि इन्फ्लेशन है। रेपो रेट को सेंट्रल बैंक बढ़ा देगा। कहानी बनाओ, रेपो रेट महंगा मतलब ज्यादा, तो कमर्शियल बैंकों को लोन महंगा मिले, और जब कमर्शियल बैंक लोन ले महंगा रहा है तो क्रेडिट क्रिएशन करके पब्लिक को देगा भी हाई रेट पे। पब्लिक डिस्करेज हो जाएगी, लोन नहीं लेगी, और लोन नहीं लेगी तो लोन की सप्लाई भी कम करनी पड़ेगी, खुद ब खुद क्रेडिट क्रिएशन कम हो जाएगी। सेम बैंक रेट, इसको भी बढ़ा देंगे। सेम कहानी, रिवर्स रेपो रेट, इसको भी बढ़ा देंगे। जरा सुनना इसके पीछे स्टोरी। बैंक रेट मैंने नहीं बोला क्योंकि स्टोरी सेम है, इसके पीछे सुनना।
रिवर्स रेपो रेट बढ़ा दिया क्योंकि इन्फ्लेशन है। अब कमर्शियल बैंक भूखा है प्रॉफिट का, उसे तो भाई प्रॉफिट चाहिए, ठीक है। अब कमर्शियल बैंक ने कहा यार मैं क्रेडिट क्रिएशन करूंगा तो रिस्की होता है और अच्छा खासा रिवर्स रेपो रेट कौन दे रहा है मुझे, सेंट्रल बैंक। तो मैं एक काम करता हूं, मैं अपना डिपॉजिट किसके पास जमा कर देता हूं, सेंट्रल बैंक के पास, मुझे ब्याज मिल जाएगा। और जैसे ही आरबीआई के फेंके हुए जाल में कमर्शियल बैंक फंसा, उसने अपना डिपॉजिट कहां जमा करवा दिया, आरबीआई के पास। हाई रिवर्स रेपो रेट की लालच में अब कमर्शियल बैंक के पास पैसे कम है, लिक्विडिटी कम है, पैसा कम है, तो क्रेडिट क्रिएशन भी कम है। क्रेडिट क्रिएशन इनिशियल डिपॉजिट और एलआरआर पे तो डिपेंडेंट है, तो बैंकों के पास डिपॉजिट है ही नहीं क्योंकि वो पैसे तो उसने कहां जमा करवा दिए, आरबीआई के पास। सीन हो गया कि क्रेडिट क्रिएशन अब कम हो जाएगा, ठीक है। ओपन मार्केट ऑपरेशन, इसमें बाय और सेल दो चीजें करते हैं। अब जैसे ही देखा सेंट्रल बैंक ने कि इन्फ्लेशन है, सेंट्रल बैंक क्या करेगा, अपनी सिक्योरिटीज को सेल करना शुरू कर देगा, सेल करेगा, बेचेगा। देखो क्या होगा, सिक्योरिटी बिकी, किसने खरीदी, कमर्शियल बैंक ने। कमर्शियल बैंक के पास से पैसा किसके पास, और यही तो करना था, कमर्शियल बैंक की जेब में पैसा कम करना था। कम हुआ उसकी जेब में पैसा, उसकी क्रेडिट क्रिएशन करने की पावर कम हो गई, ठीक है। एलआरआर, सीआरआर, एसएलआर, इसको क्या किया जाएगा, बढ़ा दिया जाएगा। इसके बढ़ने का मतलब है कि कमर्शियल बैंकों को रिजर्व ज्यादा बनाना पड़ेगा, ज्यादा रिजर्व मतलब क्रेडिट क्रिएशन करने की पावर कम। मार्जिन रिक्वायरमेंट मीनिंग समझा चुका हूं मैं, और इसके साथ होगा क्या, इसे भी बढ़ा देंगे। 10 लाख रुपए की चीज रखवा के 6 लाख का लोन मिल रहा है, मार्जिन 4 लाख का, लोन लेने वाला डिस्करेज, बोलो क्लियर है। एक क्वेश्चन और सुनो बस, डिफरेंस बिटवीन सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक, मीनिंग पता ही है तुम्हें, वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है, लोन ग्रांट करता है, इन्वेस्टमेंट करता है प्रॉफिट के लिए। अपेक्स बॉडी जो कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है, ऑपरेट करता है, मॉनिटर करता है, किसको, कमर्शियल बैंक्स को, सारे मॉनेटरी स्ट्रक्चर को। पक्का। इसका ऑनर कौन होता है, गवर्नमेंट। इसका गवर्नमेंट भी हो सकती है, प्राइवेट सेक्टर भी हो सकता है। ये काम करता है वेलफेयर के लिए, ये काम करता है प्रॉफिट के लिए। ये अपेक्स है, ये यूनिट है, ये हेड है, इसके ये यूनिट है ना। ये देश में एक ही होता है, ये देश में हर कोने में होते हैं, हर जगह होते हैं। पक्का। बोलो, ये नोट इशू करता है, ये नहीं करता है, ये क्रेडिट क्रिएशन करता है, ये क्रेडिट क्रिएशन को कंट्रोल करता है। इसका एग्जांपल इंडिया में आरबीआई है, इसका एग्जांपल पंजाब नेशनल, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कई सारे हैं। बोलो जी, ठीक है जी। हाँ, ये डायरेक्टली पीपल के साथ कांटेक्ट में आता है, लोगों के साथ, ये पब्लिक के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं करता है। चलिए, ऑल द बेस्ट, बाय। चलो, बच्चा कह रहा है ऐसे छुट्टी कर दो।